हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज हम हिंदू लॉ में जानेंगे डिवोर्स के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट में जो डिवोर्स है उसके बारे में जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं डिवोर्स का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता क्या है। दोस्तों, डिवोर्स का मतलब होता है जब दोनों पक्ष अपने वैवाहिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, उसको कहा जाता है डिवोर्स, जो कि कोर्ट द्वारा एक डिक्री के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो जाता है। एक डिक्री पारित की जाती है कोर्ट के माध्यम से और इसके बाद वो अपने वैवाहिक जीवन से, अपने वैवाहिक बंधनों से मुक्ति पा लेते हैं। पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था। जब ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया, उससे पहले डिवोर्स का कोई भी प्रावधान नहीं था। उस समय विवाह को संस्कार माना जाता था और उस समय लोगों की धारणा होती थी कि जब किसी का विवाह हो गया, जब किसी दो पक्ष का विवाह हो गया, तब वो दो नहीं, वो एक हो जाते हैं और मरते दम तक वो एक ही रहते हैं। यानी कि सुख हो या दुख हो, वो हर तरह से एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। बट 1955 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद क्या हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट आया जिसमें सेक्शन 13 में ये बताया गया कि आप डिवोर्स ले सकते हैं अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही है। तो अब किस किस ग्राउंड पे आप डिवोर्स ले सकते हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेक्शन 13 में जो सबसे पहला ग्राउंड दिया गया है वो है अडल्ट्री, यानी कि व्यभिचार। दोस्तों, अडल्ट्री के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है बहुत अच्छे से, आप उसको देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लॉ ऑफ क्राइम की वो वीडियो है, लॉ ऑफ क्राइम की सीरीज में आपको मिल जाएगा इजिली। दोस्तों, अडल्ट्री को मैं यहाँ पे मोटा मोटा बताऊं कि जब विवाह अनुष्ठान हो जाता है, ठीक है, और उस विवाह अनुष्ठान के बाद दोनों पार्टी यानी हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के अलावा किसी अनदर पर्सन के साथ यानी किसी थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तब वो अडल्ट्री कहा जाता है। अब चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, अगर उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति के साथ किया तब वो अडल्ट्री है। अगर वो रेगुलर कर रहा है या कर रही है तब भी अडल्ट्री है, या फिर वो एक सिंगल टाइम भी उन्हें किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया तब भी वो अडल्ट्री माना जाएगा। पर कंडीशन यहाँ पर ये है कि जो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, ठीक है, वो किसी भी जोर जबरदस्ती या धमकाकर या डराकर नहीं किया गया हो, पहली कंडीशन। दूसरा, प्री वेडिंग यानी कि शादी से पहले अगर उनका कोई अफेयर चल रहा हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, शादी से पहले अगर किसी अनदर पर्सन के साथ उनका अफेयर चल रहा हो और उस दौरान उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तब भी वो अडल्ट्री का पार्ट नहीं है। विवाह अनुष्ठान जब हो जाता है उसके बाद अगर वो अपनी स्वेच्छा से किसी अनदर पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तभी उसको अडल्ट्री माना जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, सुब्बा रामा रेड्डियर बनाम सरस्वती अम्मा, जो कि 1996 का मामला है। इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो अडल्ट्री है वो एक सिंगल एक्ट अगर कोई करता है तब भी वो लायबल है, वो पर्याप्त है तलाक के लिए या फिर जुडिशियल सेपरेशन के लिए वो माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे समाज में, ठीक है, क्या है, एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, इस वजह से इसको एक सिंगल एक्ट भी माना जाएगा कि आप एक सिंगल एक्ट अगर करते हैं तब भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। बट अब यहाँ पर एक कंडीशन ये और है कि जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है उसको ये साबित अगर वो कर देता है कि उसने जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसने अपनी स्वेच्छा से नहीं किया है, उसको किसी ने डरा के, धमका के या किडनैप करके या कैसे भी करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है जिसमें उसकी इच्छा नहीं थी, तब उसको नहीं माना जाएगा अडल्ट्री का पार्ट, पर ये उसको प्रूफ करना पड़ेगा। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट केस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो शेव शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2018 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो अडल्ट्री है वो कोई ऑफेंस नहीं है। आईपीसी का जो सेक्शन है 497 को इसको निरस्त कर दिया गया है। ये देखा गया है कि जो धोखा है, ठीक है, वो दो लोगों को अलग कर सकता है, लेकिन जो उसको अपराध नहीं मान सकते। जो बेवफाई है उसको अपराध से जोड़ना चीज़ों को बहुत दूर ले जाता है। जो अडल्ट्री है वो एक कपल की पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्राइवेट प्रॉब्लम है, एक पर्सनल प्रॉब्लम है, और वो कपल कैसे उसको संभालता है, ठीक है, वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल
टॉपिक हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है उस कपल के पर कि वो इसको कैसे हैंडल कर रहा है। ठीक है, अगर वो चाहे तो इसको इग्नोर करके अपने रिलेशन को आगे भी मूव ऑन कर सकता है, अदरवाइज वो चाहे तो उसके पास ऑप्शन है, वो डिवोर्स ले सकता है। ठीक है, ये इस केस में आया मामला, इस केस में ये बात सामने आई। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्राउंड का, ए, क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का मतलब होता है कि जब हस्बैंड या वाइफ कोई भी क्रूएल्टी कर सकता है, यानी कि किसी दूसरी पार्टी को ठीक है चोट पहुंचाना, परेशान करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, परेशान करना, टॉर्चर करना, जो है वो कहा जाता है क्रूएल्टी। अब या तो ये जो वाइफ है उसकी फैमिली के माध्यम से भी हो सकता है हस्बैंड को, या वाइफ भी कर सकती है, या फिर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को भी ऐसे परेशान कर सकता है, या फिर जो हस्बैंड की जो भी रिलेटिव्स हैं वो उसकी वाइफ को ऐसे टॉर्चर कर सकते हैं, तो उसको माना जाएगा क्रूएल्टी। ठीक है, अब 1976 से पहले की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो क्रूरता है वो तलाक के लिए कोई भी वैध कारण नहीं था, इसको सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन के लिए एक उचित रूप माना गया था। बट जब ये अमेंडमेंट हुआ 1976 में, तब इसको तलाक का एक कारण मान लिया गया, क्योंकि जो क्रूरता है वो मानसिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है। अब क्रूरता को उद्देश्यपूर्ण भी, ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है, या फिर अनजाने में भी हो सकती है। ठीक है, वो कैसे भी हो सकती है, लेकिन ये माना गया कि जो क्रूरता है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी जिसको परेशान किया जा रहा है उसके जीवन को खतरे में, या उसका जो भी बॉडी पार्ट है उसको इफेक्ट कर सकता है, या मेंटली उसको क्या है इफेक्ट कर सकता है। ये भी लॉ ऑफ क्राइम में हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, सेक्शन 498 जो कि आपको लॉ ऑफ क्राइम की सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार वो सीरीज जरूर देखिएगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो क्रूरता है इसके कुछ एसेंशियल जो एलिमेंट्स है वो क्या है। अब जो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो ये कहता है कि जो कथित गलत काम गंभीर और गंभीर होना, ठीक है, या फिर जो याचिका करता है वो पति या पत्नी जो भी हो, वो दूसरे पति या पत्नी के साथ रहने की उम्मीद करना अनुचित है। ठीक है, इसे वैवाहिक जीवन की समस्या टूट फूट से अधिक गंभीर होना चाहिए। बेवफाई के झूठे आरोप होने चाहिए, दहेज मांग, शराबी, ठीक है, पत्नी की अक्षमता, या फिर साथी की अनैतिक जीवन शैली, असंगति या और हिंसा, साथी का मानसिक क्रूरता, ये सारे क्या उदाहरण हैं। ठीक है, अभी तो एक हाई कोर्ट में ये भी बात आई कि अगर जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को शराबी कहती है तब भी वो क्रूरता यानी क्रूरल्टी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले रखा है शराबी का। अब आगे चलते हैं और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद्र पांडे, जो कि 2002 का मामला है। ठीक है, इसमें जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने देखा कि जो क्रूरता है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन विवाह में समस्या, जो वैवाहिक समस्या है उसमें क्रूरता एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, किसी को भी परेशान करने के लिए, किसी के जीवन को खतरे में डालने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था कि जो क्रूरता के माध्यम से क्या है, जिसको जो याचिका करता है उसके जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव आ सकता है। लाइक उसको मेंटली इफेक्ट हो सकता है, वो उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, वो उसका कोई भी बॉडी पार्ट डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इन सबको बचाने के लिए क्रूरता को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। अगर आप बोलेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, अगर आप बोलेंगे तो एक एक जो केसेस है उसमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट समय का अभाव है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए शॉर्टली हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक ये भी केस है समर घोष बनाम जय घोष, जो कि 2007 का मामला है। इसको आप एक बार अच्छे से गो थ्रू करिएगा। इसमें भी यही बात है कि क्रूरता होता क्या है। जो सर्वोच्च न्यायालय उसने ये डिफाइन किया था कि भाई अगर आप निंदा करते हैं, किसी की शिकायत करते हैं, या फिर किसी को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, ठीक है, तो वो क्रूरता में आएगा। ठीक है, ताने मारना, ये सारे क्रूरता के इसमें उदाहरण बताए गए थे। अब बात करते हैं हम लोग हैबिटेशन की, यानी कि डिसर्शन की। इसमें क्या है, अगर आपको
डिसर्शन के लिए अप्लाई अगर आप करते हैं तो कम से कम 2 साल तक आप अलग रहेंगे। ठीक है, जो याचिका करता है वो तभी अभित्यंजन के लिए अप्लाई कर सकता है जब वो ठीक याचिका से पहले कम से कम 2 साल तक की अवधि के लिए छोड़ा गया हो। ठीक है, उसको उनके बीच कोई भी जो वैवाहिक जो भी कर्तव्य होते हैं, जो ड्यूटीज होती है, मैट्रिमोनियल जो ड्यूटीज होती हैं वो फुलफिल नहीं की जा रही है। ठीक है, तब वो लायबल है, तब वो ले सकते हैं डिवोर्स के लिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पर एक लैंडमार्क केस है सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद्र पांडे, जो कि 2002 का ही मामला है। इसमें जस्टिस आरपी जो शेट्टी हैं और वाई के भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सबरवाल ने इस मामले पर फैसला करते हुए देखा कि पार्टियां द्वारा पिछले सहवास के बिना कोई प्रत्याग नहीं हो सकता। यानी कि जब वो अलग होते हैं, ठीक है, यानी परित्याग करने वाले जीवन साथी के मामले में परित्याग के अपराध के लिए दोनों प्रमुख आवश्यकताएं मौजूद होनी चाहिए। पहला, वो किस वजह से अपना विवाह तोड़ना चाहते हैं, वो वास्तविकता होनी चाहिए। दूसरा, वो सहवास को कब समाप्त करने की उनकी इच्छा है, वो कब घर को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तब ये हो सकता है। अब बात आता है इसमें जो सेकंड ग्राउंड है वो है कन्वर्सन, यानी कि धर्म परिवर्तन। दोस्तों ये बहुत ही इजी है। धर्म परिवर्तन यानी कि जब विवाह होता है उस समय वो दोनों हिंदू होते हैं, दोनों पार्टीज हिंदू होती हैं, बट विवाह के कुछ समय बाद उन दोनों पार्टी में से एक पार्टी जो है वो हिंदू से किसी अनदर धर्म में चली जाती है या चला जाता है। ठीक है, अब जैसे ही उसका धर्म परिवर्तन हुआ तो एकदम से तलाक नहीं हो जाता। ठीक है, तलाक तब होगा जब दूसरी पार्टी को, यानी जो याचिका करता है, अगर उसको उसके धर्म परिवर्तन करने से कोई आपत्ति है तभी वो अपील कर सकता है इस डिवोर्स के लिए। अदरवाइज वो चाहे तो उसके साथ कंफर्टली आगे रह सकता है, मूव ऑन कर सकता है। जैसा कि सुरेश बाबू बनाम लीला जो कि 2006 का मामला है, इसमें बताया भी गया था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आगे हम देखते हैं मानसिक विकार। ठीक है, मानसिक विकार में ये देखा गया है कि अगर कोई पार्टी है, ठीक है, वो इस कदर मानसिक रूप से बीमार है कि वो ठीक हो ही नहीं सकता। ठीक है, और उसके साथ रहना असंभव है। अगर वो ये सिद्ध कर देता है, वो ये साबित कर देता है, तब वो डिवोर्स के लिए लायबल होगा। ठीक है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक जो लैंडमार्क केस है वो अच्छे से समझते हैं, जो राम नारायण बनाम रामेश्वरी 1988 का मामला है। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था कि जो सिजोफ्रेनिया मानसिक स्थिति के मामलों में याचिकाकर्ता को न केवल मानसिक विकार को साबित करना होगा, बल्कि यह भी याचिकाकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती, इसको भी साबित करना पड़ेगा। अब एक और केस है जो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा, यानी कि श्रीमती अलका शर्मा बनाम अभिनेश चंद्र शर्मा, जो कि 1991 का मामला है। उसमें ये बात आई थी, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने ये निर्णय दिया था कि जो वाइफ है वो शादी की जो पहली शाम थी, फर्स्ट इवनिंग थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और जो घरेलू इक्विपमेंट्स थे उसको से पकड़ नहीं पा रही थी, उसके साथ काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब ये पाया गया और साथ ही साथ जो उसके रिलेटिव्स थे उन सभी के सामने जो उसकी वाइफ थी उनने फर्स्ट इवनिंग में ही सबके सामने टॉयलेट कर दिया। ठीक है, अब जब ये सारी घटनाएं हुई और ये सारी घटनाओं को कोर्ट में पेश किया गया, तब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सिजोफ्रेनिया से जो पीड़िता है, ठीक है, वो पीड़ित है और उसका जो हस्बैंड है वो तलाक का हकदार है, उसको वो तलाक मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ जीवन नहीं गुजार सकता, या फिर जो उसकी मैट्रिमोनियल लाइफ है, जो वैवाहिक जीवन है, वो उसके साथ नहीं बिता सकता। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही है। वैसे भी बहुत ही लेंथी टॉपिक है, हम इसका नेक्स्ट पार्ट और करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें,
वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगा आपको वीडियो मेरा, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक